गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रागनी और मैं इस सीरीज़ में आप लोगों से बात करूंगी लूसेंट के बारे में। ठीक है, यानी मैं एक मैराथन वीडियो डालूंगी जिसमें एंशियंट हिस्ट्री जो होगा और मेडिवल हिस्ट्री होगा और उसके बाद जो आधुनिक इतिहास होगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरी अच्छे से इसको रिवीजन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम आएगा उनमें बस बहुत 1-2 घंटे 3 घंटे में आप रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। तो मैं इसको रिवीजन बेसिकली इस बुक में रिवीजन ही करवाऊंगी। ठीक है, तो चलते हैं। जो हमारा लूसेंट का पहला चैप्टर है इतिहास का, इसको लाइन बाय लाइन हम पूरा लूसेंट को रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा, जो भी हो 1 घंटा का हो या 2 घंटा का हो। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की ओर। ठीक है, भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, भारत के इतिहास में उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। किसके? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष तथा अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ निवासियों को भारतीय तथा अर्थात भारत की संतान कहा गया है। ठीक है, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम है और प्राचीन भारत अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू और जामुन, जिसको जम्बू को जामुन बोला जाता है, वृक्षों का द्वीप कहते हैं। ठीक है, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। ठीक है, यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जानते हैं और इन्होंने इसे इंदे और अरब से इसे हिंद कहते हैं। ठीक है, मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। यह फारसी शब्द है। कैसा है? फारसी शब्द है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है फारसी। जो ये शब्द जो है फारसी में इसको हिंदू बोला जाता है। ठीक है, यूनानी भाषा के हिंदी के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे और पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांटती थी। यानी जो पारा बदले विंध्य की पर्वत है 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण, बेसिकली इंडिया को। ठीक है, और उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों को और दक्षिण में द्राविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत ज़्यादा है। ठीक है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार के प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और पैलियो मेडिटेरियन और काकेसड और निग्रोइड और मंगोलियड है। ठीक है, और है भारतीय इतिहास के अध्ययन के अनुसार। ठीक है, इसे 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक। ठीक है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? जो जर्मन क्रिस्टोफ सेलियस है उसको। ठीक है, और ये 1638 से 707 AD को कहते हैं इनको। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में, कुछ स्रोत के बारे में जान लेते हैं। जो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला कौन? धर्मग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण से और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। ठीक है, तो जो धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत का सर्वप्रथम धर्म वेद कौन है? धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है। कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारा ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और वाल्य खिल्य पाठ के 11 सूक्त को सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाली जो ऋषि को होत्री कहते हैं और इस वेद से आर्य जानकारी प्राप्त प्रणाली, इतिहास, एक ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। उसके बाद चातुर्वर्ण्य है, तो समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाओं और जांघों और चरणों से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त
शब्द का संबंध गाय से लिया गया है। समसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्य और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईस्वी और ईस्वी जो ईस्वी ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है ईसा और क्या होता है ईस्वी, ठीक है। ईसा पूर्व और ईस्वी के बीच में वर्तमान प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईसाई कैलेंडर यानी जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म ईसा मसीह के जन्म जो वर्ष है कल्पित पर आधारित है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ईसा पूर्व बोला जाता है यानी BC बिफोर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, कहा जाता है। इस ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी का जन्म हुआ, ठीक है। 483 पर वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह के जन्म जो है ईसा मसीह के जन्म तिथि के आरंभ हुआ ईस्वी सन कहलाता है, ठीक है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है कि ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में कन्वर्ट किया गया है और एडी यानी एनो डोमिनी, जिनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ठीक है, क्रिस्ट। उसके बाद चलते हैं जो वामन अवतार को 3 पगों में आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास का साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद स्वर जो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठक कर्ता को अध्ययु कहते हैं और यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों में विधि विधानों का संकलन मिलता है और इसमें बलिदान में विधि की भी वर्णन मिलता है, ठीक है, विधि का। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद है सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान, ठीक है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है, ठीक है। और इसमें जो है इसके पाठककर्ता को उद्गाता यानी उद्गात्री भी बोल सकते हैं इसको और उद्गाता भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इस भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है किसको, सामवेद को, ठीक है। इसमें नोट में कुछ दिया गया, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद ये है कि ऋग जो अर्थात ऋषि द्वारा रचित का इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र में ऋग्वेदी मंत्रों से भी प्राचीनतम है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण दिया गया है, ठीक है। इसमें बता देगा जो विष्णु पुराण है उसके से संबंधित वंश कौन है, मौर्य वंश है, ठीक है। मत्स्य पुराण जो आंध्र सातवाहन वंश के है। वायु पुराण किससे रिलेटेड है, गुप्त वंश से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जो पृथ्वी सूक्त है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गिरोह, निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज है, ठीक है। रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा परिणय, गीता, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधि, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित और मातृभूमि, जो महात्म्य है आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें अथर्ववेद में परिचित कुरुओं को राजा कहा जाता है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है, ठीक है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद जो अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। ये शिक्षा हो गया, ज्योतिष हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया। ये 6 वेदांग है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है और इसके रचयिता कौन है, लोमहर्षक अर्थात इसके पुत्र उग्र श्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही रचाओं को वंशावली पाई जाती है। जो पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना गया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं
अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पीठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई जो स्थिति है मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ, शराब और स्त्री के भांति पुरुष जो का तीसरा दोष बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष को अर्धांगिनी कहा जाता था। ठीक है, और जो जाबालोक उपनिषद है में 4 आश्रम का वर्णन किया गया। कितने? 4 आश्रम। जो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित मनु स्मृति मानी जाती है। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है और नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जहाँ तक मैं बुद्ध धर्म की कहानी, जो बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हिनहान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित किया गया है। ठीक है, उसके बाद है जैन साहित्य का आगम बोला जाता है। क्या? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन जो धर्म है जीवन चरित्र का और समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। किसमें? जैन धर्म में। ठीक है, और सत्य के लेखक चाणक्य, कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त हैं। ये 35 अधिकरण यानी 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलता है। ठीक है, और जो अनुवाद साम शास्त्री में दिया गया है। उसके बाद चलते हैं संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा दिया गया है, जिनका जो कलहन के द्वारा दिए गए हैं। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी 8 तरंग है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत जो चचनामा लेखक अली अहमद सुरचित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा के व्याकरण की पुस्तक है, के लेखक पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद जो कात्यायनी के गार्गी संहिता का एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी जिसमें भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और पतंजलि में जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, उनके महाभाष्य के पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य के से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, यानी यूनानी रोमन लेखक से कौन कौन रिलेटेड शासक आए थे हमारे इंडिया में। ठीक है, टेरियस की बात करती है, ईरान का राजवैद था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस जो इतिहास का पिता बोला जाता है इनको, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस ईरान के संबंध का वर्णन मिलता है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। किसका? हेरोडोटस से रिलेटेड उनकी बातें। ठीक है, सिकंदर के अनुसार लेखकों में निरियाकस, अन्य सिक्रटस हैं तथा अरिस्टोबुलस का विवरण अधिक प्रमाणित विश्वसनीय है। उसके बाद चलते मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन के बारे में एवं संस्कृति के बारे में संस्कृति के विषय में लिखा था। ठीक है, और डाइमेकस जो है ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इनका विवरण मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद जो है डायन्योसियस जो ये मिस्र के नरेश टालमी जो फिलेडेल्फस के राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, उसके बाद टालमी थे जो इन्होंने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल का नामक पुस्तक लिखी थी। और जो प्लिनी है इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों के आदि के बारे में विवरण मिलता है। किसके में? प्लिनी में। ठीक है, उसके बाद जाते हैं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाहों को तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चीनी लेखक के बारे में। चीनी लेखक जो फैहान है, चीनी यात्री के गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने जो मध्य प्रदेश के जनताओं को सुखी समृद्ध बताया गया और 14 वर्षों तक भारत में रहा। कौन? फैहान रहा। ठीक है, उसके बाद संयुगन आते हैं। यह 518 में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में
बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। ठीक है, उसके बाद हम ह्वेनसांग के बारे में जानते हैं। ह्वेनसांग के शासनकाल में भारत में आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा और 15 वर्षों तक ठहर कर 645 में चीन लौट गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों का एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ठीक है, इसका जो भ्रमण वृत्तांत है सिवकी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा भी पूजन किया। ह्वेनसांग का अध्ययन से नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे वो शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ईसिंग के बारे में जानते हैं। ईसिंग यह 7वीं शताब्दी से अंत में भारत आया था और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था। कौन? ईसिंग किए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अरबी लेखक कौन है? अरबी लेखक अल-बरूनी थे और यह मजमू गजनी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई कृति जो किताब उल हिंद है या उसी को बोला जाता है तहकीक हिंद, भारत की खोज, यानी आज भी इतिहासों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्यौहार, भूगोल, विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक और जीवन भार तौल, मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतौल और विज्ञान की आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजदूत जो कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता की बात करें तो ये अरबी भाषा में लिखा गया। इसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी दे देता है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसका विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो आते हैं अन्य लेखक जो हैं तारानाथ और मार्को पोलो। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी और भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। मार्को पोलो के बारे में बात करते हैं, 13वीं शताब्दी में अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से में मिलने वाले जानकारी। यहाँ बात करें तो भारतीय पुरातत्व शास्त्रों का पितामह जो है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी है, ये सर एलेक्जेंडर कलिंगम है को वो कहा जाता है। 1400 ईस्वी के अभिलेख में बोगाज को एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत से अश्विनी के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने वाला ब्राह्मण यौवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा को गरुण स्तंभ के लेख से मिलता है। ठीक है, उसके बाद सर्वप्रथम जो भारतवर्ष का जिक्र किसमें मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जो जानकारी देने वाला था वो हमारे सहगोरा के अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख दिया गया है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त हुई। सती का जो प्रथा तथा पहला जो लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख है वो भानुगुप्त से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद है सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, रेशम बुनकरों श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त है। और कश्मीरी जो नौपाषाणिक पुरास्थल है बुज होम से गतावस्त गढ़ जो गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है और इनमें उतरने के लिए सीढ़ियों का भी उपयोग की गई थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहा सिक्का बोला जाता है। इसी को साहित्य में कार्षापन भी कहा गया है। क्या बोला गया? कार्षापन बोला गया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य है वो यौवन शासकों ने दिया। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। जो अरिकिमेडु है जो पुडुचेरी के निकट है से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत का जो संबंध है बर्मा जो सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार और मलाया जो है स्वरद्वीप और कंबोडिया को कम्बोज और जावा का यौद्वीप से स्थापित किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ अभिलेख के बारे में दिया गया और उनसे रिलेटेड शासक के बारे में। हाथी गुफा अभिलेख की बात करें तो वो कलिंग राजा खारीवेल के शासक के द्वारा बनवाया गया था। जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख रुद्र दामन के द्वारा, नासिक का अभिलेख जो गौतमी बलश्री के द्वारा, प्रयाग स्तंभ लेख है वो समुद्रगुप्त के द्वारा, एहोल अभिलेख पुलकेशिन और मंदसौर है मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख है प्रतिहार नरेश भोज द्वारा। और उसके बाद चलते हैं भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के द्वारा, ठीक है। और देवपाड़ा अभिलेख है वो बंगाल शासक विजय सेन के द्वारा, ठीक है। ये अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एपिग्राफी। उत्तर भारत के मंदिरों के कला की शैली नामक शैली एक दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिर के निर्माण है वो नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के प्रभाव में पड़ा है, अतः इसे बेसर शैली बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पंचायतन। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह हिंदू मंदिर तथा पंचायतन शैली का कहलाता है। जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है तो पंचायत मंदिर का उदाहरण कंदरिया से मिलता है। किससे? बेसिकली जो कंदरिया महादेव है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। ब्रह्मदेव मंदिर भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर जो है देवघर यूपी में है और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट चलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया उसे प्राग ऐतिहासिक काल बोला जाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। मालवा के जो बर्तन है उनमें काला तथा लाल कलर का दिया गया मालवा में। उसके बाद बुर्ज में धूसर कलर का जो बर्तन दिए गए हैं, जोखे में जो लाल कलर का बर्तन दिए गए हैं और जो दक्षिण नवपाषाण में है चमकीला धूसर दिया गया और पश्चिम नवपाषाण में भूरा लाल कलर का बर्तन का लोग मिला है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अधऐतिहासिक काल के बारे में। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते थे और हो गया। उसके बाद ज्ञानी मानव जो है होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस को बोला जाता था। और प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30-40 हजार वर्ष पूर्व है। पूर्व पाषाण युग के यह पूरा पाषाण के काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव यानी मनोरंजन के भी साधन थे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, एक पहिए का नवपाषाण काल में मिला है, ठीक है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता का पालतू बनाया थे। मनुष्य काल में जो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का धातु का प्रयोग किया, उसके बाद उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम और कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरकपगम दिया गया है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। प्रागैतिहासिक जो अन्न है उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है और पहली फसल एवं जौ है, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल है, ठीक है। उसके बाद चलते कृषि के प्रथम जो उदाहरण है मेहरगढ़ से प्राप्त है, जो कोलिडोवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है, ठीक है। जो पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति का खोज किया गया है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पहले पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं भारत में सबसे प्राचीन नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, जो सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेत गबू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कप्पी है, ठीक है। इनाम गौताम्र पाषाण युग की एक बस्ती थी इसका संबंध जोबरे संस्कृति से, किसे? जोबरे संस्कृति से। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। प्राग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैलकृति के लिए प्रसिद्ध माना गया है, ठीक है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में पाया गया और भारत में नागरिक सेवा के अधिकार रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। एक सत्य सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता बात करते सी कार्बन यानी कार्बन 40 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा
सिंधु सभ्यता के समान सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, इसका जो विस्तार है त्रिभुजाकार शेप में दिया गया है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सिंधु सभ्यता के ही बारे में। सिंधु सभ्यता एक आधे ऐतिहासिक यानी पूर्व हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में कहा जाता है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। 1924 में सिंधु घाटी के सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता में पाई जाने वाले विविधता घोषणा की थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल है दास्क नदी के किनारे स्थित सुत कांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पूरा स्थल और हिंडा नदी के किनारे आलमगीर जो आलमगीर का है जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के निकट दायमाबाद जो जिला है अहमदनगर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते सिंधु सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी। ठीक है, और सिंधु सभ्यता जो से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों के 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। जैसे में कौन कौन है? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा, गनवारी लाल, और उसके बाद धवलावीरा, राखीगढ़, कालीबंगन। स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ है? गुजरात में खोजे गए हैं। और सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ है, घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1969 में की गई थी सूरज भान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लोथल एवं सूतकोटदा है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। ठीक है, जुते हुए खेत के नक्काशीदार ईंटों का जो साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त स्नानगार जो संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नानकुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि अग्नि कुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प 3 मुख देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है और हड़प्पा की मुहर पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। और यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर से में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मन के बनाने के कारखाने लोथल चंद्रहुदरू में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है, जो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इसी में सिंधु ही सभ्यता में जो लेखन कला की उचित प्रणाली है विकसित करने वाला पहली सभ्यता सुमेरिया सभ्यता आई है। कौन है? सुमेरिया सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोगों में जो नहरों का विकास है, जो नहरों और घरों का विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का अपनाई गई। जो घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, उसके बाद सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल क्या है? गेहूं है, जौ है। सिंधु वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु से बने हल का साक्ष्य बनमाली में मिला है। किसमें? बनमाली में। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं और जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद सूरकोटा कालीबंगा एवं लोथल से जो सिंधुकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल के इकाई के संभवतः 16 अनुपात में दी गई है। ठीक है, उसके बाद जो सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहाड़ी एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार के बारे में। ठीक है, तांबा का बात करें तो तांबा क्षेत्रीय बलूचिस्तान ओमान से इसका व्यापार होता था। चांदी का अफगानिस्तान ईरान से, सोना का कर्नाटक अफगानी ईरान से, टीन का अफगानिस्तान ईरान से, गोमेद का सौराष्ट्र से, लाजवत का मेसोपोटामिया से और शीशा का ईरान से। ठीक है,
इसमें थोड़ा जान लेते जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता का संस्कृति वर्णिक वर्णन है वर्ग के हाथों में था, ठीक है, जो वर्णिक वर्ग के थे, ठीक है। पिगट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताई। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। विष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में ही मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते जो स्वास्तिक चिन्ह है संभवतः सभ्यता जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता का दिन है, ठीक है। इस चिन्ह में सूर्योपासना का अनुमान लगाया गया। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है और पशुओं को कुब्बर वाला सार इस सभ्यता का लोगों के लिए विशेष पूजनीय माना गया है। उसके बाद चलते जो स्त्री मुन्य मूर्तियाँ हैं, मिट्टी के जो मूर्तियाँ हैं अधिक मिलने वाली, ऐसे अनुमान में लगाया जाता है कि सिंधु समाज मातृ जो सतात्मक है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम जान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में और उसके उत्खननकर्ता कौन थे, ठीक है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में ये लोकेटेड है। किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी 1921 में, ठीक है। और जो माधव स्वरूप वास है 1926 में, इसका भी उनके साथ ही है, ठीक है। हिलर 1946 में। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है और इसकी स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला में है। किसके द्वारा किया गया? राखल दास बनर्जी 1922 में, मैके 1927 में, व्हीलर 1930 में। चनौदरी की बात करते हैं, चनौदरी सिंधु नदी के किनारे है। सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला में लोकेटेड है और मैके 1925 में, एनजी मजूमदार 1931 में। नेक्स्ट चलते हैं कालीबंगा घंगर, राजस्थान के जो हनुमानगढ़ जिला है उसके किनारे लोकेटेड है। और जो अमलानंद घोष है 1991 में, बीबी लाल एवं बीके थापर 1961 में इसका उत्खनन करता है, ठीक है। कोट रिजी सिंधु नदी के किनारे है। सिंध प्रांत जो खैरपुर स्थान में लोकेटेड है, किसके द्वारा? फजल अहमद के द्वारा। रंगपुर मादर के नदी के किनारे है। कहाँ है? गुजरात के काठियावाड़ जिला में, रंगनाथ के द्वारा किया गया था। रोपर सतलज नदी के किनारे लोकेटेड है। उसके बाद चलते हैं रोपर के बारे में। रोपर सतलज नदी के किनारे है, पंजाब के रोपर जिला में। यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा उत्खनन करता है, ठीक है। तो लोथल के बारे में बात करते हैं। लोथल भोगा नदी के किनारे है, गुजरात के अहमदनगर जिला में लोकेटेड है। रंगनाथ राव के द्वारा उत्खनन करता है 1954 में। आलमगीर जो हिंडन नदी के किनारे है, यूपी के मेरठ जिले में, यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा। असूत कांगेडू दास नदी के किनारे है, पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट के किनारे है, ठीक है, जो RL स्टाइन के द्वारा उत्खनन करता है, ठीक है। वनवाली है जो रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा का हिसार जिला में लोकेटेड है और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा ये उत्खनन करता है, ठीक है। धौलावीरा की बात करते हैं, लूनी नदी के किनारे है, गुजरात का जो कच्छ जिला है, JP जो जोशी हैं इनके उत्खनन करता है। उसके बाद सोतकाह के बात करते हैं, सादी कौर की नदी के किनारे है, जो दक्षिण बलूचिस्तान में लोकेटेड है और जॉर्ज डेल्स के द्वारा लाया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी में दिया है सिंधु सभ्यता के बारे में। जो सिंधु सभ्यता सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और मनोरंजन के लिए सिंधु जो वासी है मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पाशा खेलना आदि साधनों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए गए लाल मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के हेतु भी किले से घिरा हुआ था, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ बेसिकली क्या होता है? काली चूड़िया, ठीक है। और यहाँ से पूर्व जो हड़प्पा स्तरों का खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा से प्रमाण मिला है, ठीक है। नेक्स्ट जो पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थे। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों पद्धतियाँ प्रचलित थी इसमें। और हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। लोथल एक कालीबंगा में जो युगल समाधियाँ हैं उसका भी जिक्र मिलता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के विनाश जो संभवतः सबसे प्रभाव क्या था? बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी टेराकोटा से बनाया जाता था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, उसे टेराकोटा बोला जाता था। उसके बाद चलते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता विभाजन 2 भागों में, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। और ऋग वैदिक काल की बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में,
और उसके बाद उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये 1000 से 600 ईसा पूर्व में। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे हुए थे, ठीक है। और जो मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल सिद्धांत मध्य एशिया को माना। आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक परमाणु सभ्यता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह के इंगित करता है, ठीक है। देख चलते हैं आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। कुल ग्राम, 20 जन और राष्ट्र के रूप में। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी बोला जाता है। 20 को प्रधान को 20 पति बोला जाता था। जन के शासक को राजन बोला जाता था। और राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं जो विश्वामित्र उदार पुरोहित थे, ठीक है। सूत रथकार व कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या जो राज सहित करीब 12 हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है पुरत और दुर्गपति। जो पुरत है, दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने के लिए गुप्तचर विभाग थे, ठीक है। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, ठीक है। ऋग्वेद में किस कारण से के न्यायाधीश का उल्लेख किया गया है? यानी न्यायाधीश मतलब किस तरह के न्यायाधीश का उल्लेख किसी तरह के न्यायाधीश का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, जो सभा समिति राजा की सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ थे और सम्राट लोगों की संस्था थी, ठीक है। जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसके अध्यक्ष ईशान कहा जाता था। और स्त्रियां सभा समिति में भाग ले सकती थी, ठीक है। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। दशहरा के युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 7वें मंडल में है। कितने मंडल में? 7वें मंडल में, ठीक है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर है और सुदास एवं दास जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई थी, ठीक है। दशहरा के युद्ध में 7वें मंडल में इसका वर्णन दिया गया। उपनिषद हमारा 108 होता है, महापुराण 18 होता है, वेदांग 6 होता है, ठीक है। ऋग्वेदी का समाचार वर्णों में दिया गया है। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, इसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से क्षत्रिय का वर्णन मिला है, ठीक है। क्षत्रिय का बात करते हैं, यहाँ पर क्षत्रिय अलग हो जाएगा। क्षत्रिय का उनके भुजाओं से, वैश्य उनके जांघों से, शूद्र उनके पैरों से, ठीक है, उत्पन्न हुए हैं। आर्यों के समाज पृथ्वी प्रधान थी और यानी पिता का महत्व ज़्यादा था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुख्य पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता है। स्त्रियाँ इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी और बाल विवाह एवं प्रथा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा जो थी अपने मृतक के पति, छोटे भाई, देवर से विवाह करती थी, ठीक है, कर सकती थी। स्त्रियाँ शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में जो लोपा मुद्रा है, घोषा, सिक्ता, अपाला, एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिला है, ठीक है। गार्गी ने बताया है कि याज्ञवल्क्य केम को वाद विवाद की चुनौती दी थी, ठीक है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था और जो जीविकोपार्जन के लिए वेदांग पढ़ने वाले अध्यापकों को उपाध्याय बोला जाता था, ठीक है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस है। यह वनस्पति से बनाया गया है। किसे? वनस्पति से बनाया गया है। उसके बाद चलते हैं, आर्य मुख्य 3 प्रकार के होते थे। 3 प्रकार के वस्तु का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और ओशेन। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था, ठीक है। ये हमारा टोटल 4 दर्शन दिए गए हैं, ठीक है। चरवाक की बात करते हैं, प्रवर्तक 4 नहीं है, यहाँ पर 7 दिया गया है। चारवाक के जो चरवाक के प्रवर्तक है, चरवाक के योग के पतंजलि है और साक्य के कपिल है, न्याय की गौतम है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, उत्तर मीमांसा का बद्रायन है और वैशेषिक की खनाद है, ठीक है। इस टॉपिक में यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी। और इस वीडियो में मैं एक आपको सीरीज लाऊंगी जिसमें लुसेंट को कंप्लीट मैं रिवीजन करवा सकती हूँ, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये अच्छा लगा हो, ठीक है। बाय।